जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू प्रगति ऑनलाइन क्लासेस। माय नेम इज प्रशांत कुमार। आज से हम लोग क्या करेंगे, आज से हम लोग जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की क्लासेस स्टार्ट करेंगे डेली बेस। तो जो आज की हमारी क्लास होगी वो पहली क्लास है बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि आज हम क्या करेंगे, हम बहुत एक साधारण सा परिचय देखेंगे अपना भारतीय संविधान का, कि भारतीय संविधान क्या है, हमें इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, इसमें कितने चैप्टर्स है, कितने आर्टिकल्स है, ठीक है, ये सब पढ़ेंगे। अब सबसे पहले हमारा टॉपिक आता है कि हमको संविधान की नीड क्यों हुई। तो इसको समझने से पहले हम लोग एक टॉपिक को समझेंगे कि हम इस चीज़ को देखें हम लोग कहाँ पे रहते हैं। तो यदि हम लोग ये देखे जाए कि हम लोग कहाँ पे रहते हैं, तो हमारा आंसर आता है कि हम लोग ये सोसाइटी के अंदर रहते हैं। सोसाइटी यानी जिसको हम समाज कहते हैं, हम जो समाज के अंदर रहते हैं। अब समाज क्या होता है, अब देखिए समाज के बारे में कहते हैं ना कि दो या दो से अधिक लोगों का जो एक ग्रुप होता है उसको हम समाज कहते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं टू मोर देन टू पीपल्स ग्रुप, यानी कि टू मोर देन ग्रुप। यानी कि जो है संविधान क्या हो, मतलब सॉरी, हमारा सोसाइटी क्या होता है, यहाँ पे दो या दो से अधिक लोग आपस में मिलजुल कर एक साथ रहते हैं, उसको हम सोसाइटी कहते हैं, ठीक है। अब एक बात बताओ, जब ये सपोज करो ये कुछ पीपल्स हैं, ये एक साथ मिल करके इन्होंने एक सोसाइटी बनाई, ठीक है, सोसाइटी है। अब क्या इस सोसाइटी के अंदर सभी लोग जो है पीसफुल तरीके से रहेंगे? क्या इस सोसाइटी के अंदर सभी लोग पीसफुल तरीके से रहेंगे? इसको उत्तर आएगा नहीं। सभी लोग सोसाइटी के अंदर जो है वो पीसफुल तरीके से नहीं रहेंगे। उनके बीच क्या होगा, उनके बीच जो है कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलेगा, कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलेगा, है ना। किसी न किसी बात को लेकर के उनमें आपस में कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलेगा। अब ये कॉन्फ्लिक्ट क्या हो सकते हैं, तो ये सोशल कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं। सोशल कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, यानी कि अब ऐसा तो नहीं है कि समाज केवल एक ही ग्रुप का होता है भाई, बहुत सारे सोसाइटी बहुत सारे ग्रुप में अलग अलग ग्रुप में डिवाइड हो जाते हैं। ये भी अपने एक अलग सोसाइटी बनाते हैं, ये भी अपने। अब क्या होगा, इन दोनों में आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। या फिर ऐसा हो सकता है कि ये इंटरपर्सन 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 यानी कि व्यक्तियों के बीच है। या फिर क्या यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे समाज, एक समाज जो है दूसरे समाज के साथ किसी बात को लेकर के विवाद हो जाए। यहाँ पे क्या होता है, किसी व्यक्ति का किसी दूसरे व्यक्ति के साथ कोई विवाद हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। या फिर कभी कभी ऐसा होता है इंटर ग्रुप, इंटर ग्रुप यानी कि वही बात है यहाँ पे, यानी कि एक ग्रुप ये है और एक ग्रुप ये, तो ये दोनों आपस में क्या करें, ये लड़ रहे हैं, तो यहाँ पे भी हमारा कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल सकता है। या फिर ऐसा हो सकता है कि कभी कभी जो है भारत सोसाइटी जो होता है बहुत तरीके से उनमें कम्युनिटी रहती है, आपस में क्या था कम्युनिटीज़ में भी हो सकता है। कम्युनिटीज़ के अंदर भी हमको कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल सकता है। उसके बाद क्या हो सकता है, हमको जो है समाज में तनाव, यानी कि इसको हम सोशल टेंशन बोलते हैं। सोशल सोशल टेंशन सोशल टेंशन बोलते हैं, हमारे सोसाइटी के अंदर ये भी देखने को मिल सकती है। अब हमने एक सोसाइटी बनाई, यानी कि दो या दो से अधिक लोगों ने मिलकर सोसाइटी बनाई। उस सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट यानी कि कुछ विवाद चल रहे हैं, वो आपस में समाज के बीच हो सकता है, किसी व्यक्ति का आपस में हो सकता है, या फिर दो ग्रुपों के बीच हो सकता है, फिर किसी कम्युनिटी के बीच भी आपस में कोई विवाद हो सकता है। या फिर किसी क्या बोलते हैं सोशल टेंशन, यानी कि एक सामाजिक तनाव भी हो सकता है। अब बताओ, इन सब का इतनी सारी प्रॉब्लम चल रही है, अब इन सब का हमें कुछ ना कुछ तो सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। हमने क्या करा बताओ, जब कभी किसी की लड़ाई हो जाती है तो हम लोग कहाँ पे जाते हैं, हम लोग जो हैं पुलिस स्टेशन जाते हैं, यानी कि हम लोग पुलिस को बुलाते हैं। यानी कि कभी भी यदि इनके बीच कभी भी कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलेगा तो हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन रूप में हम लोग क्या होगा, कॉल करेंगे पुलिस को, हम लोग पुलिस को कॉल करेंगे। अब पुलिस जैसे ही यहाँ पे आएगी, अब पुलिस तो ऐसा नहीं है कि पुलिस अपनी मन मर्जी से जो भी कुछ करना चाहिए करेगी और जो मन करेगा वो करेगी। पुलिस जो है एक अपना पुलिस के अपने कुछ रूल्स एंड वो ऑर्डर होते हैं, पुलिस अपने कुछ रूल एंड ऑर्डर्स को फॉलो करेगी।
और उसके हिसाब से क्या होगा, जो भी हमारे सोसाइटी के अंदर टेंशन्स है या फिर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट है उसको क्या करेंगे, सोल्यूशन निकालने का अपने तरीके से एक तरीका होगा। अब इस बातों को छोड़ो, अब एक दूसरी बात, कभी कभी आपने देखा होगा कि पाकिस्तान कभी कभी भारत पे अटैक कर देता है, या फिर अभी आप इज़राइल वॉर देख लो, या फिर आप रशियन वॉर देख लो। इन सब में क्या होता है कि एक कंट्री दूसरी कंट्री पे भी क्या करते हैं, अटैक करते हैं। यानी कि अगर कभी भी फॉरेन इन्वीजन हो जाए तो फॉरेन इन्वेशन हो जाए तो क्या करेंगे, यानी कि अगर कभी भी देश में विदेशी आक्रमण हो जाए, कभी कंट्री में विदेशी आक्रमण हो जाए तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल हम लोग फाइट करेंगे, फाइट करेंगे। अब फाइट करने के लिए क्या होगा, फाइट करने के लिए हमारे पास कोई एक ग्रुप होना चाहिए। अब उसके लिए हम क्या करेंगे, फाइट कौन करें, अब जनता तो फाइट नहीं करेगी। हालांकि जनता एक लिमिट के बाद जब पूरी सारी कंडीशन कि अब कुछ हो नहीं सकता है तो हम हमारी जो है पीपल्स आकर के फाइट करेंगे। बट उससे पहले तो हमारी आर्मी आके काम करेगी, उससे पहले तो ये आर्मी करेगी। अब ऐसा भी नहीं है कि आर्मी जो है वो अपनी मनचाहे तरीके से जहाँ मन करे उससे यूज़ करती रहेगी। यानी कि आर्मी को भी हमने क्या कर रखा है, रूल एंड ऑर्डर्स के अंदर हमने बांध रखा है कि वो भी अपनी मर्जी नहीं चला सकती। अब इधर यदि हम देखेंगे तो एक पुलिस भी जो है वो देश के अंदर जो है, अगर कन्फ्लिक्ट ना हो जाए उसके लिए भी पुलिस को जो रूल एंड ऑर्डर दे रखे हैं, अगर पुलिस के लिए रूल एंड ऑर्डर नहीं होंगे तो वो क्या करेगी, वो अपने मन चाहे ढंग से वो कंट्री में कर लेगी, जो उसका मन चाहे वो करेगा। और यदि हम लोग आर्मी को भी खुला छूट दे दे कि तुमको जैसा मन करना है वैसे कंट्री के अंदर रहो, तो यहाँ पे तो एक तरह का जो है सैनिक शासन लग जाएगा, मिलिट्री लॉ लग जाएगा। और मिलिट्री लॉ के अंदर हमारे साथ तो कोई अधिकार बचेंगे ना कुछ बचेगा। इस कारण से हम लोग क्या करते हैं, इन सभी को जो है हम लोगों ने अलग अलग, इनके भी कुछ रूल्स हैं और इनके भी कुछ ऑर्डर इनको इन्हें फॉलो करना होता है। यहाँ पे आर्मी के भी कुछ रूल एंड ऑर्डर होते हैं जिनको इन्हें फॉलो करना है, ताकि ये लोग अपने आप को सुप्रीम ना समझ करके देश में शासन ना करने लग जाएं। इसे इनके रूल एंड ऑर्डर है। अब बात आती है कि ये रूल एंड ऑर्डर्स बनाता कौन है इनके लिए, पुलिस के लिए कौन बनाएगा, फिर दूसरी बात जो ये आर्मी के लिए रूल एंड ऑर्डर कौन बनाएगा। अभी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पड़ जाता है। तो हम लोग जब छोटी क्लास में थे, 6, 7, 8 क्लास में थे, और या फिर हम 11, 12 में थे, तो हम लोगों को बताया था कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बारे में बताते थे कि देखो क्या होता है, जो हमारे देश में जो लॉ है, अगर हम इसकी बात करें लॉ की, अगर हम लोग देखें कि जो हमारे पे लेजिस्लेटिव जो होता है, लेजिस्लेटिव जिसको हम लोग हिंदी में विधायिका बोलते हैं, जिसको हम विधायिका होती है। अब ये क्या करती है, ये पूरे देश के लिए क्या करती है, पूरे देश के लिए कानून बनाते हैं। यानी कि ये क्या करती है, ये मेकिंग एंड पासिंग पास लो। यानी क्या करते हैं, जो लेजिस्लेटिव किसी भी कंट्री का जो लेजिस्लेटिव होता है वो क्या करता है, वो एक तो मेकिंग एंड पासिंग लो, यानी कि वो नियम को बनाएगा और नियम को पास करने का काम करेगा। अब भाई ऐसी बात, ऐसा तो नहीं होगा कि अब इसने नियम बनाया, इसने पास भी करा, अब ये जा करके घर घर जा करके सबको फॉलो भी करा है। तो क्या होता है, ये अपनी हेल्प के लिए, अपनी हेल्प के लिए एक और संस्था होती है जिसको हम बोलते हैं एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव जिसको हम बोलते हैं कार्यपालिका, जिसको हम कार्यपालिका बोलते हैं। अब इसका क्या काम होता है, इसका काम होता है इम्प्लीमेंट, यानी कि जो भी कुछ लेजिस्लेटिव ने हमारा जो कानून बनाया है या फिर जो पास करा है, उसको जो है एग्जीक्यूटिव क्या करेगी, उसको ये जो है इम्प्लीमेंट करेगी। यानी क्या करेगी, इम्प्लीमेंट करेगी, इम्प्लीमेंट एंड इन्फोर्स करेगी, इन्फोर्स लो। यानी कि क्या करेगी, जो भी कुछ लेजिस्लेटिव में कानून बनाया है उसको पास करना तो इनकी जिम्मेदारी होगा। अब ये क्या करेंगे, अपने कानून को जो है एग्जीक्यूटिव को दे देंगे। इसका काम क्या होगा, ये क्या करेगी, पूरे के पूरे लॉ को पूरे के पूरे इंटायर कंट्री के अंदर क्या करेगी, पूरे में इसको लागू कराएगी, यानी इसको जो है बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो कराएगी कंट्री के पीपल से। अब बात ये आती है कि अब सपोज करो इन्होंने तो कानून बना दिया, अब इन लोगों ने क्या करा, इन लोगों ने इसको इम्प्लीमेंट या फिर इन्फोर्स करा दिया। अब कंट्री के अंदर तो कोई
रूल एंड ऑर्डर्स कुछ लॉ मेकिंग का काम कर बना वो तो चल रहा है। अब बात आते हैं हम जो पीपल्स होते हैं वो बड़े खुरापाती लोग होते हैं, वो किसी ना किसी तरीका कुछ ना कुछ तरीके से लॉ का मिसयूज़ करने लग ही जाता है, चाहे कुछ भी करो। फिर कुछ ऐसे होते हैं जो जिस कारण से लॉ लाया जाता है उनके जो है अपोजिट वाले लोग होते हैं कि वे लोग ऐसा काम ना करें। अब वे लोग तो लॉ बनने के बाद भी नहीं रुकते। अब जब वे किसी लॉ को जो है फॉलो नहीं करेंगे तो क्या होगा। अब जब वे लोग लॉ का फॉलो नहीं करेंगे तो कार्यपालिका के अंदर हमारी जो है पुलिस आती है। अब पुलिस क्या करेगी, पुलिस उनको उठा के ले जाएगी और उसको पुलिस स्टेशन के अंदर बंद कर देगी। अब पुलिस का काम केवल इतना होता है कि वो जो लोग हमारा जो लॉ होता है उसको फॉलो ना करें, उनको केवल पकड़ना, वो उनको पनिश नहीं कर सकती। अब दिक्कत है कि पनिश कौन करेगा अगर ये लॉ को फॉलो नहीं करेगा। तो इसीलिए क्या कहा गया, एक और ब्रांच आते हैं जिसको हम बोलते हैं जुडिशरी। एक ब्रांच है जुडिशरी। अब जुडिशरी का काम क्या है, जुडिशरी का काम होता है आपको न्याय देना। जुडिशरी का जो काम होता है वो क्या होता है, केवल देश में न्याय देना। यानी कि न्याय क्या देना, यानी कि किसी इंसान को किसी ने कोई शोषण ना कर रखा हो, किसी ने किसी को तंग ना कर रहा है, इसलिए उसको न्याय दिलाते हैं। या फिर कोई जो भी लेजिस्लेटिव में जो भी कोई रूल बना है उसको जो है कोई फॉलो ना करे, और जब फॉलो नहीं करे तो उसको पुलिस पकड़ के ले जाएगी। अब पुलिस पकड़ के ले जाएगी तो क्या करेगी, वो तो खुद, क्योंकि पुलिस को कहा गया है रूल एंड ऑर्डर में कि वो सज़ा नहीं दे सकती, उसके लिए वो क्या है, जुडिशरी सिस्टम है हमारे यहाँ, तो वो क्या करेगी, जज को दे देगी। अब जज क्या करेंगे, उसको अपने हिसाब से जो भी कोई रूल एंड ऑर्डर होगा उसके हिसाब से उसको पनिश करेंगे। अब बात दूसरी आती है, यहाँ पर हम लोगों ने कहा था कि पुलिस बेशक हमारी रक्षा के लिए होती है, बट इसको हम ताकतवर नहीं बना सकते। अगर इसको हमने ताकतवर बनाया तो हमारे देश के अंदर जो है पुलिस शासन हो जाएगा, और पुलिस अपनी तानाशाही करेगी। पुलिस को कंट्रोल करने के लिए कुछ रूल एंड ऑर्डर बना रखे हैं। और इस तरह हम लोगों ने देखा कि अगर आर्मी है, अगर आर्मी को हम लोगों ने सुप्रीम कर दिया तो आर्मी भी तानाशाह हो जाएगी हमारे यहाँ पे, फिर आर्मी अपने तरीके चलाएगी। इसलिए आर्मी को भी कंट्रोल करने के लिए कुछ रूल एंड ऑर्डर होते हैं। अब एक बात बताओ, इन लोगों को हम लोगों ने कंट्रोल करने के लिए इन पे कुछ रूल ऑर्डर है, इन पे कुछ रूल ऑर्डर है। अगर ये लोग आपस में खुद ही तानाशाह हो गए तो क्या करोगे भाई। इन पे भी तो लिमिटेशन होनी चाहिए ताकि ये लोग अपने आप को सुप्रीम ना समझने लग जाएं, है ना। अब ये क्या करेंगे, तो अपने आप में भाई तो खुद लॉ बना रही है, ये लॉ को फॉलो करे, और ये तो खुद न्याय महोदय है तो खुद न्याय देंगे। अब ये तो देश की बहुत बड़ी बड़ी संस्थाएं होंगी, अब इन्हीं के ऊपर भी कानून बनना चाहिए। इसका मतलब ये हो गया। अब क्या हुआ, ये सभी लोग अपनी मनमानी ना कर सके या फिर अपने बदतमीजी ना कर सके देश में, या फिर अपना ही शासन ना स्थापित कर सके, इसलिए क्या होता है, कंट्री के अंदर जो है बहुत बड़ा एक रूल का एक ग्रुप होता है। यानी कि जिसको हम कह सकते हैं, अगर इनको भी लिमिटेशन में डालने के नंबर पे क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ रूल्स। ग्रुप ऑफ रूल्स होता है। यानी कि ग्रुप ऑफ रूल्स का मतलब ये होता है कि एक कंट्री या फिर हम बोले कि एक देश की शासन व्यवस्था, एक देश की शासन व्यवस्था कैसे चलेगी, और कैसे हम लोग जो है सबको जो है न्यूट्रल रखेंगे, ना कि हम किसी को एक दूसरे की अराजकता फैला सके। उसमें हम क्या करते हैं, एक ग्रुप ऑफ रूल्स, यानी कि एक कानूनों का एक वो समूह होता है, इसको हम कह सकते हैं कानून या फिर नियमों, या फिर इसको कहते हैं ना कि नियम या कानून का समूह होता है जो क्या करता है, सभी को उसकी जो है दायरे में रह करके कार्य करने के लिए मजबूर करता है, ताकि कोई भी अपने आप को सुप्रीम ना समझ सके। अभी ग्रुप ऑफ रूल्स यानी कि कुछ रूल्स का एक ग्रुप होता है। अब ये इसका काम ही होता है कि सभी को इनका अपना दायरा दिखाना, ताकि ये लोग अपने आप को सुप्रीम ना समझने लग जाए। उसी को हम लोगों ने एक नाम देते हैं, उसका नाम आता है आपका कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन जिसको हम लोग बोलते हैं संविधान, जिसको हम क्या बोलते हैं संविधान। यानी कि संविधान एक ऐसा कानूनों का समूह होता है जिसमें जो है किसी देश को किस तरह स्थिर रहना है, किसी देश की जो सरकार है वो कैसे शासन करेगी, या फिर कोई देश में जो शक्ति का बंटवारे में शक्ति को किस तरह विभाजित करा जाएगा, या फिर हम लोगों को जो है हमारे जो प्रोटेक्ट ऑफ राइट, यानी कि हमारे जो अधिकार हैं उन अधिकारों को जो है सुरक्षित किस तरह रखा जाएगा, उन सब के बारे में जो बताता है वो हमको बताता है कॉन्स्टिट्यूशन।
अगर हम लोग संविधान के बारे में लिखें, संविधान क्या है, एक नियम, अगर हम इसको हिंदी में लिखना चाहें तो हम कैसे लिखेंगे? सबसे पहले संविधान दो शब्दों में मिलकर हुआ, सम प्लस विधान, यानी कि अगर हम देखें जो संविधान होता है, इसको हम अगले पेज पे कंटिन्यू करेंगे। जैसे यहाँ पे संविधान है, ये दो शब्दों से मिलकर एक तो सम और एक विधान। इसका मतलब संविधान है कि एक ऐसा नियम जो सभी के लिए समान हो, एक ऐसा नियम जो सभी के लिए समान हो। यानी कि संविधान क्या होता है कि संविधान एक ऐसा विधान है, फिर एक ऐसा कानून या फिर नियमों का संग्रह है जो सभी के लिए पूरी कंट्री में इक्वल होता है। अब वो चाहे हमारे पीएम हो, चाहे वो हमारे डीएम हो, या फिर वो हमारे सीएम भी क्यों ना हो, या फिर इनके अलावा कोई, या फिर हमारा जो है नॉर्मल पीपल्स भी क्यों ना हो, जो रूल एंड ऑर्डर इनके लिए होंगे वही रूल एंड ऑर्डर इनके लिए होंगे। अब उसमें चाहे आप फिर पुलिस को ऐड करो या फिर आप उसमें आर्मी को ऐड करो, इनके लिए भी एक नॉर्मल नियम होगा। या फिर आप इसके अंदर, अब चाहे आप इसके अंदर आप लेजिस्लेटिव को ऐड कर ले, या फिर एग्जीक्यूटिव को ऐड कर ले, या फिर जुडिशरी को ऐड कर ले, यानी कि ये सब जो हैं एक कॉमन, यानी एक ऐसे नियम से बंधे हुए होते हैं। यानी कि संविधान क्या करता है, इनको ऐसे नियम में बांधे रखता है ताकि ये अपने आप को कोई भी सुप्रीम ना समझ सके। यानी कि अगर हम संविधान के बारे में अगर हम परिभाषा लिखना चाहें तो संविधान क्या है? संविधान विभिन्न प्रकार के कानूनों या नियमों का संग्रह है, जिसकी सहायता से देश में स्थिरता रहती है और हमारा क्या होता है, शक्ति का बंटवारा होता है, साथ में क्या होता है, हमारे अधिकारों की रक्षा होती है। अधिकारों की रक्षा होती है, यानी कि संविधान हमारा क्या होता है, अधिकारों की रक्षा होती है, हमारी स्वतंत्रता का ध्यान रखा जाता है, यानी कि मोटा मोटा देखा संविधान हमारा ये होता है। अब दूसरी बात ये आती है, अब ये तो भाई हमारा हिंदी में हो गया। हम लोग क्या करेंगे, हम इस क्लास के अंदर बाइलिंगुअल लैंग्वेज में पढ़ेंगे, नहीं हिंदी इंग्लिश दोनों को कंबाइन करके पढ़ने की कोशिश करेंगे। अब यदि हम इसको इंग्लिश में डालना चाहे तो कैसे डालेंगे? तो इंग्लिश में डालने के लिए इंग्लिश में संविधान को बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन। अब कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन इज द फंडामेंटल लॉ ऑफ अ कंट्री, यानी कि क्या है कि आधारभूत कानूनों का एक समूह होता है। यानी कि हम कैसे कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन इज द फंडामेंटल लॉ ऑफ अ country that establish the structure एक मिनट में इसको स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट एंड distributes power and protects
द राइट, प्रोटेक्ट द राइट एंड फ्रीडम, प्रोटेक्ट द राइट एंड फ्रीडम। ओके एवरीवन, यानी कि हमारा कानून क्या है, यानी कि प्रोटेक्ट करेगा, राइट्स करेगा। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, है ना। अब उसके बाद आगे यदि हम इसको आगे देखना चाहें, बस बेसिकली इसमें तो जो है इसमें जो है डेफिनेशन केवल यहाँ तक ही है, ठीक है। अब ये हमारा जो एक बेसिक इंट्रोडक्शन संविधान खत्म होता है। अब हम चलते हैं कि संविधान को एडेप्ट कब करा गया, यानी कि संविधान को अपनाया कब था। देखो, संविधान को अपनाया यानी कि एडेप्ट यानी कि लागू, संविधान अपनाया कब था, यानी कि संविधान को अपनाया या फिर एडेप्टेड ऑन, यानी कि संविधान कब, यानी कि संविधान को 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को जो है अपना लिया गया। उसके बाद अब बात आती है कि इसको लागू कब करा, यानी कि कम इनटू फोर्स, इसको लागू कब गया, इसको जो है 26 जनवरी 1950 को इसको क्या करा, 26 जनवरी 1950 को इसको लागू करा गया, ठीक है। अब बात आती है इसको जो है किसने बनाया, यानी कि फ्रेम बाय, तो देखो इसको जो फ्रेम जो करा था उसने करा था आपका कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इन इंडिया, यानी कि भारतीय जो है, भारत में जो थी क्या बोलते हैं इसको, सभा, संविधान सभा थी, उसने इसको क्या करा, फ्रेम करना, यानी कि यहाँ पे है इंडियन, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ऑफ इंडिया, यानी कि इसको भारतीय संविधान सभा थी, उसने इसको क्या करा, ये करा। अब आगे प्रेसिडेंट ऑफ द असेंबली, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के प्रेसिडेंट कौन थे, यानी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो है हमारा प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, इसके कौन थे, तो वो था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अब इसमें आता है कि देखो पूरे संविधान के अंदर एक सबसे इम्पोर्टेंट कमेटी जो थी वो थी आपका ड्राफ्ट कमेटी। अब ड्राफ्ट कमेटी के चेयरमैन कौन थे, यानी कि अगर हमें लिखे चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्ट कमेटी या फिर ड्राफ्टिंग कमेटी, देखो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे वो थे हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इनके साथ प्लस 6 लोग और थे, उनका नाम मैं आगे जब कभी भी हम ड्राफ्ट कमेटी के ऊपर बात करेंगे उसमें मैं पूरा डिटेल बता दूंगा इसके बारे में। अब इसका टाइम टेकन, यानी कि इसको टाइम कितना लगा कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में, टाइम इसको समय, इसको जो है समय कितना लगा, तो इसको बताते हैं कि 2 years 11 month एंड 18 days, यानी कि संविधान को बनने में 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा। अब उसके बाद आता है कि इसके जो है आर्टिकल्स कितने होते हैं, इसमें आर्टिकल कितने हैं, आर्टिकल, इसमें देखो आर्टिकल की बात जो करते हैं इसके अंदर आर्टिकल आते हैं 395, सॉरी मुझे इससे पहले जो आपको जो है कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट यानी कि भाग बताने थे, बट कोई बात नहीं। देखो इसमें आर्टिकल जो आते हैं हमारे 395 आते हैं, उसके बाद आते हैं कि इसके जो है आपके लेसन या फिर पार्ट कितने हैं, पार्ट देखो इसमें जो पार्ट होते हैं वो है आपके 22 इसके 22 इसके अंदर जो है हमारे पार्ट हैं। अब एक दूसरी चीज़ में शेड्यूल कितने हैं, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन देखो पहले अगर हम ये पहले के समय की बात करें तो ये हमारे थे 8,
8। यानी कि ये सारी की सारी बात चलें जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को हम लोगों ने क्या करा था, कॉन्स्टिट्यूशन क्या करा था हम लोगों ने, जब इसको कम इंटू 4 यानी कि जब इसको हम लागू करा था उस समय जो हमारे पास जो है 22 तो भाग थे और 8 हमारे पास शेड्यूल थे, यानी जिनको हम अनुसूची बोलते हैं, और अनुच्छेद जो थे हमारे पे 395 थे। अगर यदि हम अब की बात करें कि अब हमारे पास कितने हैं, तो देखिए प्रेजेंट में है कि अब जो है पार्ट इसके बढ़ करके क्या हो गया है, 25 इसके पार्ट हो चुके हैं और शेड्यूल बढ़ करके हमारे पे 12 हो चुके हैं। और ऐसा बताते हैं कि जो हमारे पे जो आर्टिकल्स हैं वो आर्टिकल्स जो हैं अप्रोक्सीमेट 450 समथिंग पहुंच चुके हैं। पर देखो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में अब भी इतने ही हैं। बस क्या करें, इन्हीं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमने क्या करा, इनको कहीं पे जैसे कि 11A करके 20A करके इस तरह करके हमने एक जोड़ करके लगभग 450 के समथिंग में पहुंच चुके हैं। और इस तरह भाग होगी ABCD ऐसे करके चैप्टर जो हमारे जो है 25 चैप्टर हमारे इसके अंदर पहुँच चुके हैं। आई होप आप लोगों को ये हमारा एक छोटा सा चैप्टर बहुत पसंद आया होगा। देखिए इसमें क्या है, मेरी थोड़ी राइटिंग ख़राब सी आ रही है, तो प्लीज़ आप लोग में समझने की कोशिश करना, और मैं आगे से कोशिश करूँगा कि मैं राइटिंग थोड़ा और सही करके आ सकूँ। और इसमें जो है कुछ स्पेलिंग या फिर कुछ वर्ड्स गलत हो सकते हैं, उसके लिए आई एम वेरी सॉरी। आप प्लीज़ देख करके राइट डाउन कर लेना। आज के लिए हमारी क्लास इतनी ही। अब दूसरी बात आती है कि अब हम इसमें पढ़ेंगे क्या। देखो अब जब ये तो हमारी आज की क्लास है केवल, अब हम जो अगली क्लास जो हमारी स्टार्ट होगी वो होनी तो हमारे चैप्टर, यानी कि अगर संविधान की हम बात करें पार्ट 1 से स्टार्ट होनी चाहिए। पर देखो कंपटीशन एग्जाम के लिए जो है पार्ट 1 और पार्ट 2 इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता। कंपटीशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट होते हैं वो हमारा जो चैप्टर नंबर 3 सबसे इंपॉर्टेंट होता है, उसके बाद चैप्टर 4 इंपॉर्टेंट होता है, उसके बाद हमारा चैप्टर 5। यानी कि ये पूरे कॉन्स्टिट्यूशन की बिल्कुल जान है, जो कंपटीशन में क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आते हैं इन्हीं क्वेश्चंस पे आते हैं। अब तो हम क्या करेंगे, हम कौन कंपटीशन की क्लासेस स्टार्ट करें तो हम लोग क्या करेंगे, हम इंपॉर्टेंट टॉपिक पहले कवर करेंगे, लास्ट में हम लोग जो भी कुछ बच जाएगा आरा वगैरह उसको हम बाद में देखेंगे। हमारी क्लास का मॉड्यूल इसी तरह रहेगा, हमारा जो है इंग्लिश हिंदी में रहेगा। ज़्यादातर मैं वर्ड इंग्लिश के यूज़ करना चाहूँगा, बट उसको मैं हिंदी में टेक्निकल टर्म्स को लिख दूँगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, थैंक यू।